नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बोहर ने क्या काम किया था, जो क्लासिकल और क्वांटम कॉन्सेप्ट थे उन्हें मिला के थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने 3 पोस्टुलेट दिए। तो पहले बात करते हैं बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट की। तो फर्स्ट पोस्टुलेट में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं जिन ऑर्बिट्स में, वो कैसी होती हैं, स्टेबल ऑर्बिट्स होती है। इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट्स में घूमते हैं और ये कोई भी रेडिएंट एनर्जी एमिट नहीं करते। एटम के बारे में इन्होंने बताया कि जो एटम होता है, हर एक एटम की अपनी एक निश्चित सर्टेन डेफिनिट स्टेबल स्टेट्स होती हैं। यानी हर एटम की अपनी एक निश्चित स्टेबल स्टेट्स होती हैं जिसमें वो एग्जिस्ट करता है, और हर एक पॉसिबल जो स्टेट है, ईच पॉसिबल स्टेट की जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, डेफिनेट एनर्जी होती है। ठीक है, हर एक पॉसिबल स्टेट में जो एनर्जी होती है वो डेफिनेट होती है, और ये जो पॉसिबल स्टेट्स होते हैं, इन स्टेट्स को कहा जाता है स्टेशनरी स्टेट्स। तो ये बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट था कि जो हर एक एटम होता है उसकी एक निश्चित डेफिनेट स्टेबल स्टेट्स होती है, और हर एक पॉसिबल स्टेट जो है उसकी एनर्जी डेफिनेट होती है, और इन स्टेट्स को कहा जाता है स्टेशनरी स्टेट्स। तो ये था बोहर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट। अब बात करते हैं बोहर के सेकंड पोस्टुलेट की। इसमें बोहर ने बताया सेकंड पोस्टुलेट में कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये न्यूक्लियस है और यहाँ बाहर इसकी ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन बस उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल। यानी जहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, जिस ऑर्बिट में घूमता है यानी उस ऑर्बिट के लिए क्या होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। जहां पे h क्या है, h प्लैंक कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड। तो हम एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिख सकते हैं, L = nh/2π। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का, वो कैसा होता है, क्वांटाइज्ड, और ये है L = nh/2π। तो ये था बोहर का सेकंड पोस्टुलेट। अब बात करते हैं बोहर के थर्ड पोस्टुलेट की। थर्ड पोस्टुलेट्स में बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिट करता है, यानी हमारे पास 2 स्टेट हैं, इसकी एनर्जी है EI और इसकी एनर्जी है EF, यानी इनिशियल से फाइनल स्टेट की तरफ। तो अगर इलेक्ट्रॉन हमारा, और इसकी क्या कंडीशन है, जो EI है, एनर्जी जो है इनिशियल स्टेट की, यानी शुरू में हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और वो कहाँ पे ट्रांजिट करता है, फाइनल स्टेट पे, यानी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे आता है। तो जो एनर्जी है इनिशियल स्टेट की वो फाइनल स्टेट से ज़्यादा है। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाता है, जहाँ पे जो फाइनल स्टेट में जा रहा है उसकी एनर्जी कम है, यानी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में अगर ट्रांजिट होता है तो एक फोटोन एमिट होता है, ठीक है, और जो फोटोन की एनर्जी है कितनी, hν। तो जो एमिट होगा फोटोन, उसकी जो एनर्जी होगी वो इनके एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी। ये था बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुंचेगा, और फाइनल क्या होगा, शुरू में एनर्जी लेवल ज़्यादा है, बाद में कम है, यानी बाद में फाइनल जो स्टेट है उसकी एनर्जी कम है,
तो जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में, और कैसी ऑर्बिट है दूसरी, लोअर एनर्जी की, तो एक फोटोन एमिट होगा जिसकी जो एनर्जी होगी एच न्यू वो इनकी स्टेट्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी, जहाँ पे इनिशियल स्टेट में एनर्जी फाइनल स्टेट की एनर्जी से ज़्यादा है। तो ये था बोहर्स का थर्ड पोस्टुलेट। अब इसी में डेरिवेशन है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट। तो इसका डेरिवेशन देखते हैं टोटल एनर्जी के लिए। तो हम जानते हैं बोहर्स का सेकंड पोस्टुलेट के अनुसार क्या था, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, वो था h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल, जहाँ पे n 1 2 3 4 ठीक है क्वांटम नंबर, और ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है mvr, ठीक है, ये फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का। और हम अगर nth के लिए लें, nth ऑर्बिट के लिए, तो वेलोसिटी nth ऑर्बिट में वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की, और rn हो गया nth ऑर्बिट की रेडियस। अब यहाँ से क्या रिलेशन निकला, ये निकला बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट से एंगुलर मोमेंटम। अब हम देखें जो वेलोसिटी और जो रेडियस होती है nth ऑर्बिट की, हमने पहले डेरिवेशन में बात की थी, तो वो क्या होती है, उसके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है, ये होता है vn², ये हमारी इक्वेशन 1, तो वो होता है vn² इक्वल टू E² / 4πε0 mRn। तो ये इसका रिलेशन होता है। तो यहाँ से हम Rn की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, या फिर यहाँ पे mRn, ठीक है। और इस इक्वेशन 1 को अगर हम देखें और थोड़ा सा इन दोनों को अगर हम कंसिडर करें बस, तो यहाँ पे m v r तीनों हैं, तो इस v को हम अगर उधर भेज दें तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी mRn इक्वल टू NH/2π, और यहाँ से क्या आ गया Vn, 2πVn, ये इक्वेशन आ जाती है। अब mRn की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे इस इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा Vn² इक्वल टू E² / 4πε0 mRn। यहाँ से निकाला हमने कितना है NH अपॉन ऊपर पहुँच जाएगा 2πVn, ठीक है, इंटू 2πVn आ जाएगा ये। अब Vn से एक पावर इसकी कैंसिल हो गई, और यहाँ पे इसकी पाई से पाई कैंसिल, और 2 से ये, तो ये कितना आ गया Vn इक्वल टू E² अपॉन 2ε0 NH, ठीक है, ये आ जाता है। या फिर हमारी मर्जी है, हम इसमें अभी वैल्यू ना भी काटना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे आ गई Vn की वैल्यू, इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक। तो यहाँ से क्या रिजल्ट सामने आया कि जो Vn है वो n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी यहाँ से एक रिजल्ट हमारे पास ये मिला कि अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स यानी जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वेलोसिटी कम होती जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ था mRn इक्वल टू NH/2πVn, तो अगर हम m को भी इधर ले जाएं, ठीक है, तो इसे इक्वेशन 1a और इक्वेशन 1b मान लें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1b या सिंपली फ्रॉम इक्वेशन 1b कह सकते हो। तो यहाँ क्या होगा, और m को हम इधर ले गए डिवाइड में, तो Rn की वैल्यू हो गई NH/2πmVn, यहाँ पे वैल्यू आ गई। और Vn की वैल्यू अभी हमने निकाली है फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से जो Vn की वैल्यू निकाली है वो वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा Rn इक्वल टू NH/2πm, और Vn की वैल्यू क्या है E² अपॉन, तो ऊपर चला जाएगा इंटू 2ε0 NH। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपस में कैंसिल हो रहा है उसे काट सकते हैं, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, और बाकी कुछ कैंसिल नहीं है। n की पावर 1 और 1 कितना हो गया n², h की पावर ये भी h² इंटू ε0 अपॉन क्या बचा πm E², ये आ गया Rn, यानी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट।
अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट में लें फॉर n = 1, ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे n = 1, तो यहाँ पे रेडियस आ जाएगी हमारी फर्स्ट ऑर्बिट की। तो अभी पहले एक बार देख लो यहाँ तक कैसा आया, ये हमने रेडियस निकाल ली nth ऑर्बिट की। तो हमारे पास फॉर्मूला था, मतलब बोहर सेकंड पोस्टुलेट था, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, ये h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और इसे mvr भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने vn को इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में भेज दिया, तो ये हो गया mrn = nh/2π vn। ये रिलेशन होता है, ठीक है, vn और rn के बीच में, ये हमें पता है पहले से। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो mrn है इसकी वैल्यू यहाँ से हम इस इक्वेशन में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, vn से vn कैंसिल, हमारा आ गया vn = इतना। तो यहाँ से हमें पता चला जो वेलोसिटी होती है nth ऑर्बिट में वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n के। अब अगर हम m को भी उधर भेज दें तो क्या बचेगा, rn, m हमारा इधर डिवाइड में आ गया, ये आ गया। अब इसमें हम vn की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 2 से, तो वैल्यू रखेंगे, कट के क्या आ गया, ये आ गया। तो ये निकाला हमने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो ये था हमने निकाला रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो अगर हम हाइड्रोजन के इनर मोस्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालें तो उसके लिए हम n = 1 रख दें, तो क्या हो जाएगा, r1 = n की जगह 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा h²ε0/πme²। और इसे हम कहते हैं बोहर रेडियस, इसे a0 से हम डिनोट करते हैं, तो ये हमारी कहलाती है बोहर रेडियस। ओके, अब अगर हम इसकी वैल्यू रख दें, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है हमारी 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड। ε0 एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 8.854 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इन सब वैल्यू को अगर हम रख देते हैं तो हमारी a0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोहर रेडियस की जो वैल्यू है वो आ जाती है हमारी, इसकी वैल्यू है 5.29 × 10⁻11 मीटर। तो ये है हमारी बोहर रेडियस। अब अगर हम निकालें टोटल एनर्जी, ठीक है, तो टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका फॉर्मूला है En = -e²/8πε0 Rn। ये हमारा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो यहाँ पे अगर हम Rn की वैल्यू रख देते हैं, तो Rn की वैल्यू कितनी थी हमारी, यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं Rn की, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, En = -e²/8πε0, और Rn की वैल्यू रखेंगे तो क्या है, n² h² अपॉन ये ऊपर पहुंच जाएगा πm e²। अब जो कैंसिल होगा उसे काट देंगे, तो यहाँ पे पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, -m e⁴ अपॉन 8 ε0 n² h², और ये भी ε0 का स्क्वायर। तो ये टोटल एनर्जी आई nth ऑर्बिट की। अब हम फिर से वैल्यू रख दें, m की वैल्यू 9.1 × 10⁻31, e की वैल्यू 1.6 10⁻19 कूलम, ε0 की वैल्यू इसी तरह h² यानी h की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट। अगर हम फिर से वैल्यू रख देते हैं तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी -2.18 × 10⁻18 अपॉन n² जूल। तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है। अब अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना चाहें तो 1.6 × 10⁻19
से डिवाइड कर देंगे और यही वैल्यू कितनी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर वैल्यू निकालें तो -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमें पता चला कि जो एनर्जी है वो n² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगी 1 से सेकंड, सेकंड से थर्ड, तो एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी। और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा रहेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हाइड्रोजन से कोई इलेक्ट्रॉन निकाल के हम काफ़ी दूरी तक ले जाएं उसे, तो उसके लिए हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो ये था फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन एन ऑर्बिट। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।